हेलो एवरीवन, दिस इज़ अखिलेश तिवारी एंड दिस इज़ माय चैनल अकाउंटिंग बाय ए.के. तिवारी। मैं जैसे कि ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉमर्स के लिए भी कुछ बीएड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस आइडिया को उनको चाहिए। तो मैं आज उसी के लिए आप लोगों के बीच में पिछले प्रीवियस ईयर्स के कुछ वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स को लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग एक बार फिर से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स का ही स्टूडेंट रहा हूं और मैं आप अपने भाइयों के लिए एक तरह से समझिए तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कॉमर्स के लिए करता रहता हूं। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे जो बीएड का प्रारूप है, ये प्रश्न पत्र का ये इस तरह से है। वी हैव 4 सेक्शंस, मीन्स देयर आर टू क्वेश्चन पेपर। इन फर्स्ट पेपर वी आर ऑलरेडी नोन दैट जीएस। यहाँ पे देखिए खंड अ करके दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान। इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता है। उसके बाद हमारे दूसरे पेपर में यहाँ पे खंड ब, जो हमारा लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, ठीक, 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। ये पहले पेपर की बात थी, जिसको मैं नहीं करा रहा हूँ, बस इसको बता रहा हूँ। मेरा कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव है कि कॉमर्स बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। द्वितीय प्रश्न पत्र में ये अभिरुचि परीक्षण, इसके भी 50, जिसको हम लोग रीजनिंग देखते ही हैं। और ये हमारा रहा अपना वाणिज्य वर्ग, खंड ब। इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल पोर्शंस बहुत ही कम हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड यानी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। अकाउंटिंग में आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आते ही हैं। तो यानी मैंने जैसा कि देखा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और ये हमारा जो अकाउंटेंसी मूल सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिला के 50 क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने जैसा प्रीवियस ईयर का जो मैंने आपको अभी पहले ही बताया। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है क्या, वो है आपका कंपनी के संतुलन स्तर बिंदु को कौन सा बढ़ाएगा। यानी जो हम लोग जानते हैं, ये लेवल, ये संतुलन यानी बैलेंस लेवल की बात कर रहा है, वी कैन से दैट। तो जैसे ये मार्जिनल हम लोगों ने पढ़ा होता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे वही चीज़ है ये। तो उसमें पूछ रहा है कंपनी के संतुलन स्तर बिंदु को कौन सा बढ़ाएगा। तो देखो, सीमा सुरक्षा में वृद्धि, ठीक, स्थिर लागत परिवर्तन में कमी, अंशदान में वृद्धि और परिवर्तित लागत में वृद्धि। यानी क्या कि संतुलन स्तर को कौन बढ़ाएगा। तो सीमा सुरक्षा में अगर वृद्धि, सीमा सुरक्षा में वृद्धि होगी, यानी क्या कि हम लोग जानते हैं कि सीमा सुरक्षा वो होता है जहाँ पे न तो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला स्थिति होती है। स्थिर लागत में जो कमी होगी, तो स्थिर लागत में जो कमी की बात है, स्थिर लागत में जो कमी हमारी आती है, तो उस स्थिर लागत की कमी को हम लोग क्या करते हैं, स्थिर लागत की कमी को हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा लागत है वो हमारी फिक्स्ड कास्ट को कम कर देंगे, तो क्या हमारे व्यवसाय की जो संतुलन वो बनी रहेगी। तो ऐसे नहीं है। अंशदान में वृद्धि, अंशदान में मतलब जो हमारा शेयर कैपिटल है, तो ऐसा ये भी हमारा ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। परिवर्तित लागत में वृद्धि, ये सही है। परिवर्तित लागत में वृद्धि, ये इसका सही आंसर होगा। यानी क्या कि अगर हम किसी भी अपने लागत को कम करते हैं, ठीक, ये यानी जो परिवर्तनशील लागत है उसमें अगर कुछ वृद्धि होती है, तो हमारे कंपनी की जो संतुलन स्तर बिंदु है उसको ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्योंकि जब लागत बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, संतुलन स्तर बिंदु भी बढ़ेगा। इसलिए ये डी ऑप्शन सही है। फैक्ट्री लागत में सम्मिलित नहीं है, यानी फैक्ट्री ओवर कॉस्ट कह रहा है। अप्रत्यक्ष निर्माण लागत, तो हम सबको पता है कि डायरेक्ट वहाँ जाता है और इनडायरेक्ट कहाँ आता है, फैक्ट्री लागत में। यानी ये तो हमारा क्या है, फैक्ट्री लागत का ही है भार।
भार भी हमारा क्या है, भार यानी वेट होता है, तो वेट भी हमारा फैक्ट्री लागत में ही आता है। फैक्ट्री के ऊपरले खर्चे, अरे ये बताइए जब ये फैक्ट्री के ही खर्चे हैं तो फैक्ट्री की लागत में सम्मिलित होगा ही। कार्यालय के, तो देखो कार्यालय के खर्च ऑफिस एक्सपेंस ओवरहेड के अंतर्गत जाते हैं, इसलिए इसका डी आंसर होगा, क्योंकि कार्यालय के ऊपरले खर्चे कहाँ जाएंगे, कार्यालय के खर्च में जाएंगे। ठीक, अब देखिए आप तृतीय क्वेश्चन, कर्मचारी की भर्ती परीक्षण और विकास में लगी लागत को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कह रहा है कि देखिए प्रतिस्थापन लागत कहते हैं, विकल्प लागत कहते हैं, ऐतिहासिक लागत कहते हैं, या आरोपित यानी क्या कि जब हम किसी कर्मचारी को भर्ती करते हैं या उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं तो जो उसमें खर्च होती है वो क्या होती है, तो वो हमारी एक तरह से जानते हैं क्या होती है, वो हमारी हिस्टोरिकल कास्ट होती है। हिस्टोरिकल कास्ट यानी ऐतिहासिक लागत। ये ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए विकल्प लागत तो ऑप्शनल होता है, प्रतिस्थापन लागत किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करने के लिए होता है, आरोपित लागत भी हमारा ये आएगा नहीं, तो ऐतिहासिक लागत इसको हिस्टोरिकल कास्ट के अंतर्गत रखा जाता है। नकद प्रवाह विवरण यानी क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इसमें देखिए यह नकदी स्रोतों एवं प्रयोग के बारे में सूचना प्रदान करता है, ये तो सही है भाई, क्योंकि कैश फ्लो हम लोगों को पता है कि ये क्या करता है, कैश के सोर्स और उसके यूटिलाइजेशन को बताता है। यह तरलता की स्थिति को जानने में सहायता करता है, ये भी सही है। ठीक, यह उपार्जन की अवधारणा की उपेक्षा करता है, यह उपार्जन की अवधारणा की उपेक्षा करता है, ये भी सही है। यह आय विवरण से उत्कृष्ट है, नहीं, ये आय विवरण से नहीं बनता है, ये किससे बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो 54 नंबर का होगा डी ऑप्शन। क्लियर, हम लोगों ने पिछले 4 क्वेश्चन को देखा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, बहुत कम परंतु महंगी स्पोर्ट कारों का निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं के उपयुक्त लागत निर्धारण विधि क्या होगी, यानी कि अगर कोई बहुत महंगा स्पोर्ट कार बनाता है जिसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे निर्माणकर्ता को कौन सी लागत निर्माण विधि को उपयुक्त होगा, उसके लिए कौन सा ऐसा, तो उसको मतलब किस तरह से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, प्रक्रिया लागत का निर्धारण करके, ठीक, या टेंडर पास करके टेंडर लागत के, या आर्डर कार्य आर्डर निर्धारण करके, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए आप कि उसको कौन सा काम करना चाहिए। मान लीजिए बहुत महंगा कार बनाता है, उसकी साल भर में 1 यूनिट या 2 यूनिट ही बिकती है, तो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बनाए, ठीक, या एक ही करे, तो यानी टेंडर पे काम करे या प्रक्रिया लागत पे, या जैसे उसको आर्डर मिले वैसे वो काम करे। तो आप बताइए उसके लिए क्या सही होगी। तो ऐसे में उस कंपनी को क्या करना चाहिए, आर्डर कार्य लागत करना चाहिए, जैसे उसको आर्डर मिले वैसे उस कंपनी को क्या करना चाहिए, कार्य प्रारंभ करना चाहिए। पुनर्संरचना की स्कीम में पूंजी की न्यूनीकरण यानी रिडक्शन का क्या रूप ले सकता है, यानी कह रहा है पुनर्संरचना की स्कीम में जो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन किसी बिजनेस में करते हैं, पुनर्संरचना में रिस्ट्रक्चर जो होता है कैपिटल का या जो भी वो फर्म का, तो उसमें पूंजी का न्यूनीकरण क्या रूप ले सकता है, तो उसमें किस तरह की पूंजी को कम किया जा सकता है। तो देखो, अंशधारियों के अंशों पर किसी प्रदत्त राशि के संबंध में उनकी देयताएं कम करना, क्या जो अंशधारी हैं उन्होंने पहले से अभी 10 रुपये में 8 ही रुपया दिया है, तो क्या उनको 8 ही रुपये को मान लिया जाए कि उनका पूरा पैसा हो गया, ये सही तरीका होगा। या किसी दत्त पूंजी जो अपनी आवश्यकता से अधिक दिया हुआ है उसको वापस कर देना। अच्छा ये बताइए, किसी ने अगर एडवांस पैसा दिया तो उस पैसे को वापस कर दिया जाए तो हमारी पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं। किसी भी दत्त अंश पूंजी जो नष्ट हो गई है या उपलब्ध परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं की है को रद्द करना, यानी क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई दत्त पूंजी है, अभी वो नष्ट हो गई, अभी पैसा नहीं मिला और वो पूंजी संपत्ति जो है नष्ट हो गई है, वो प्रतिनिधित्व नहीं करती किसी भी चीज़ की, तो उसको क्या किया जाए, क्या उसको रद्द कर दिया जाए। ऐसे में तो अगर हम अपनी एसेट को कम करेंगे या कैपिटल को कम करेंगे तो हमारी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, तो देखिए हमको करना क्या है, पूंजी का न्यूनीकरण। तो हम ऐसे सिचुएशन में ये तीनों काम अगर करते हैं तो किसी न किसी तरह से हमारी पूंजी कम
होगी ही होगी और हमको पूंजी का न्यूनीकरण ही करना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि इसमें उपयुक्त सभी आंसर जो हैं सही है, क्योंकि हमको क्या करना है, पूंजी का न्यूनीकरण, और हम जो भी काम करने जा रहे हैं ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इन तीनों में कहीं ना कहीं हमारी पूंजी क्या होगी, कम होगी ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तंत्र मॉडल उपागम मॉडल में निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं है, इनमें क्या शामिल नहीं होगा, ये बताइए। मानव संसाधन नियोजन, अच्छा ये तो होता है, प्लानिंग तो होती है। ह्यूमन रिसोर्स नियोजन कहाँ से आएंगी, भर्ती किस तरह से किया जाएगा, चयन कैसे होगा, परफॉर्मेंस उनका कैसा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो देखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है ये मानव संसाधन का काम नहीं होता है, वो तो पहले रिक्रूटमेंट होने के बाद वो किस डिपार्टमेंट में कैसे काम करेंगे ये चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ विभागीकरण जो है ये ऑप्शन समाविष्ट नहीं होगा मानव संसाधन प्रबंध में। अब देखिए किसके निष्पादन का माप सामान्य तौर पर आसान होता है, किसके निष्पादन का, तो देखिए औद्योगिक संबंध प्रबंध, शोध एवं विकास प्रबंध, विक्रयकर्ता और ये सभी। तो 58 का किसके निष्पादन का माप सामान्य तौर पर आसान होता है, निष्पादन। तो ये विक्रयकर्ता के निष्पादन का, क्यों, क्योंकि विक्रयकर्ता ने क्या किया क्या नहीं किया इन चीज़ों का सामान्य तौर पर आसान होता है। बाकी जो है शोध और औद्योगिक सामान्य प्रबंध इन सब चीज़ों के लिए मुश्किल होगी। विक्रेताओं के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन निम्नलिखित में से क्या नहीं है, विक्रेताओं के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले है मतलब क्या, जो भी अगर सेलर है उसके लिए मॉनिटरी, क्योंकि मनी के लिए ही वो सेल करेगा, अगर उसको मनी नहीं मिलेगा तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो कह रहा है किस चीज़ से, तो देखिए बोनस से क्या होगा, अगर विक्रेता कुछ बेचता है तो उसको कहीं ना कहीं बोनस अगर उसको मिलता है तो वो क्या होगा, उसके लिए बोनस का मतलब पैसा ही मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो मौद्रिक प्रोत्साहन होगा। लेकिन स्टाफ की मीटिंग होगी तो उससे बिजनेस है, जो सेलर है उनको कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। यात्रा भत्ता ये भी मौद्रिक प्रोत्साहन नहीं है। जैसे ये कि विक्रेता से ये कहा जाए कि आप किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपको इतना बोनस दिया जाएगा, ठीक, तो वो मौद्रिक प्रोत्साहन का काम करेगा। लेकिन स्टाफ की मीटिंग या यात्रा भत्ता तो ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए 59 का क्या होगा, डी होगा, ठीक। इसके बाद देखिए कौन सी विशेषता प्रबंध को विज्ञान होने के अयोग्य करार करती है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, वी आर नो दैट द मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, बट यहाँ पे जो पूछा है मैनेजमेंट यानी विशेषता प्रबंध को विज्ञान होने से अयोग्य करार देती है, मतलब कौन सी ऐसी विशेषता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये विज्ञान नहीं है। तो इसमें देखिए व्यवस्थित निकाय, तो सबको पता है कि विज्ञान क्या होता है, व्यवस्थित होता है, क्लियर, ठीक। निरंतर प्रक्षेपण, चलिए ये भी सही है। अभी रुकिए, इसके बाद रचनात्मकता तो कला में होती है, ठीक। तो इस वजह से 60 का सी, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा न खींचना इसलिए सी, ठीक। अब देखिए विकेंद्रीकरण का विशेषक कौन सा नहीं है, विकेंद्रीकरण का विशेषक कौन सा नहीं है। तो देखिए मातहत काम के लिए उत्तरदायी बनते हैं, यह निम्नलिखित प्रबंधकीय स्तर को आधार समर्पण की सुविचारित नीति के अंतिम परिणाम है। यह बड़े संगठनों के बजाय लघु संगठनों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह स्वायत्त आत्मनिर्भर इकाइयों को पैदा करता है। यानी क्या, विकेंद्रीकरण एक जो सेंट्रलाइजेशन है, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है। तो 61 के लिए बड़े संगठन की बजाय लघु संगठनों के लिए अधिक उपयुक्त है, ये गलत बात है। देखो जहाँ पे अगर ये बड़ी संस्थाओं में ही विकेंद्रीकरण का कार्य किया जाता है यानी सेंट्रलाइज होते हैं, जहाँ पे चीज़ों को क्या किया जाता है बताया जाता है, तो ये इसमें कह रहा है कि यह बड़े संगठनों की बजाय लघु संगठनों के लिए अधिक उपयुक्त है, ये गलत है, ठीक। तो इस वजह से इसका सी आंसर होगा। अब देखिए प्रबोधन मैट्रिक्स के अनुसार
ये मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग दिया हुआ है। परोपकार और निजी लाभ में उत्तम कंपनी किससे अंतर्ग्रस्त है? अब आप बताइए कि ये किससे? तो 62 है सामाजिक जिम्मेदारी, शुद्ध परोपकार, प्रबुद्ध निजी लाभ और कारण संबंधित मंडीकरण। यानी परोपकार और निजी लाभ में उत्तम कंपनी किसमें अंतर्ग्रस्त है, यानी किसमें शामिल है? तो निजी लाभ सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत इन्होंने ये बोला था कि परोपकार और निजी लाभ में भी कंपनी में अंतर्ग्रस्त है। इसके साथ साथ मतलब ये कि इसके साथ साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी भी होगी। ठीक। कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक अध्यक्ष और योजना एक होनी चाहिए? अच्छा ये बताइए, मीन्स किसी भी काम को करने के लिए क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा जाता है कि किसी भी काम करने के लिए एक लीडरशिप होना एक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। जो लीडरशिप क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के उसके गोल्स को अचीव कराता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक अध्यक्ष और एक योजना होनी चाहिए। जैसे अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर सभी लोग अपने अपने ढर्रे पे काम करेंगे तो जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सोपान लड़ी और आदेश। तो ये ऐसे सिचुएशन में 63 का निर्देश की एकता जो होगा वो आंसर सही होगा, क्योंकि जो भी वो ऑर्डर देगा यानी डायरेक्शन देगा तो उसी के अकॉर्डिंग अगर काम किया जाए तो सही होगी। अब देखो, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ये हम लोगों से कंज्यूमर एक्ट के बारे में भी देखिए यहाँ पे आ गया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अधीन उपभोक्ता किसका हकदार नहीं है? वर्ड ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो जीवन के लिए खतरनाक सामान के मंडीकरण के लिए, सुरक्षित होने के लिए, उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता की सूची प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उत्पाद के गुणवत्ता, मात्रा और शुद्धता की सूचना प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उत्पाद के दोषपूर्ण प्रयोग के कारण नुकसान सुरक्षित। अच्छा ये बताइए, कोई अगर उपभोक्ता है तो उसको क्या जानने के लिए ज़रूरी है और क्या जानने के लिए नहीं ज़रूरी है, आप बताइए। तो देखिए, कह रहा है कि जीवन के लिए खतरनाक सामान कौन सा है, ये सबका जानना हक होता है। उत्पाद की जो है उसकी गुण कैसा है, मात्रा कैसा है, शुद्धता क्या है, इसकी सूचना प्राप्त करना भी कहीं ना कहीं क्या उपभोक्ता का हक होता है। उपभोक्ता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ये तो देखिए कंज्यूमर एक्ट में भी ये कंज्यूमर एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। उत्पाद के यानी जो प्रोडक्ट है उसके दोषपूर्ण प्रयोग के कारण हुए नुकसान से सुरक्षित होने के लिए, तो ये यहाँ पे हकदार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अब ये इसके बाद बताइए, क्वेश्चन नंबर 65 लेखांकन चक्र। ये अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप सभी को आंसर इजीली मिल गया होगा कि अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं। तो देखो, सहायक बहियों में रिकॉर्ड करना, व्यापार लेखा तैयार करना, खाता लेखे में चढ़ाना, शेष परीक्षण पत्र दर्ज करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सहायक बहियों में लेखा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक। नया उत्पाद विकसित करने के लिए व्यवसाय विश्लेषण करने के बाद कंपनी को क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस करने के बाद हमको क्या करना चाहिए ये बताना है। यहाँ पे विचारों का सृजन करना चाहिए, उत्पाद स्थापित करना चाहिए, उत्पाद का विकास एवं परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण विपणन। तो यहाँ पे सब उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि उत्पाद विकसित हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर सर्वे हो गई है, विश्लेषण एनालिसिस हो गई है, तो उत्पाद का विकास एवं परीक्षण, ये हमारा आंसर सही होगा, सी आंसर। ठीक।
क्रेता के व्यवहार, बायर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले प्राथमिक समूह। अब बताइए, क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्राथमिक समूह है क्या? परिवार, पेशेवर का संवर्ग, सामूहिक धार्मिक समूह और मजदूर संघ। यानी बायर बिहेवियर को कौन इफेक्ट करता है? तो इसमें जो है परिवार, क्योंकि परिवार के आवश्यकताओं के अनुसार ही सामान को क्या करता है, कोई भी बायर खरीदता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 इसमें दिख नहीं रहा है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा क्या है एक बार देख ही लेते हैं। इक्विटी वित्त पोषण के ऊपर वित्त पोषण के लाभ किस स्थिति में उच्चतम हो सकते हैं? यानी क्या, जो हमारा इक्विटी है उसके लाभ कब हाईएस्ट हो सकते हैं? तो पहला, उच्च सीमांत कर दरें और निम्न गैर ब्याज कर लाभ। निम्न सीमांत कर दरें, निम्न गैर ब्याज कर लाभ, उच्च सीमांत कर दरें और उच्च गैर ब्याज कर लाभ, निम्न सीमांत कर दरें और गैर उच्च लाभ। तो इसमें देखिए, निम्न सीमांत कर दरें होंगी, यानी कर हमको कम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और जो गैर ब्याज कर लाभ है वो कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी इक्विटी हमको ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। निम्न सीमांत कर दरें, ठीक, लेकिन जो ब्याज है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इक्विटी को ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता। उच्च सीमांत कर दरें हैं, हाईएस्ट टैक्स रेट है, और जो गैर उच्च ब्याज कर लाभ है और जो उच्च गैर ब्याज कर लाभ है, यानी हमको टैक्स इंटरेस्ट जो है वो कम है, यानी क्या प्रॉफिट जो है हमारा वो ज़्यादा बच रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, निम्न सीमांत कर दरें। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ये इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है 68 का वो ए है, ठीक। इसके बाद देखिए, किराए पर उठाए, ये देखिए आपका इनकम टैक्स से भी एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि किराए पर उठाई गई घर संपत्ति के से संबंधित निम्नलिखित समस्या पर विचार कीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्य दिया है 60,000, ठीक। उचित किराया, स्टैंड फेयर रेंट दिया हुआ है, ठीक, कितना 68,000। और किराया अधिनियम के अंतर्गत स्टैंडर्ड किराया जो दिया है वो 62,000 है। वार्षिक किराया प्राप्त हुआ 65,000। सकल संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य होगा। अब बताओ आप, यानी क्या हम लोग जानते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इवर हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, या एक्चुअल रेंट अगर जो भी है वो, तो ऐसे सिचुएशन में अभी मैंने क्या बोला, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच इवर इज़ हायर, तो म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है, फेयर रेंट 68,000, दोनों जो अधिक हो, लेकिन बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेट यानी 62,000, और जो एक्चुअल किराया है वो कितना है 65,000। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट जो है विच इवर इज़ हायर, तो यहाँ पे जो 65,000 रुपये आ रहे हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 65,000 कम होता तो हम स्टैंडर्ड रेंट को ले लेते, मान लीजिए ये 60,000 होता तो हम स्टैंडर्ड रेंट को ले लेते, ठीक। अगर स्टैंडर्ड रेंट से कम किराया रहता है तो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, और अगर एक्चुअल रेंट हमारा हाई है स्टैंडर्ड रेंट से तो ऐसे सिचुएशन में इसको मान लेंगे। अब देखिए आप 70 नंबर, एकल स्वामित्व के संबंधित कौन सा है? असीमित देनदारी, स्वामित्व से अलग फर्म, कानून अस्तित्व, चालू फर्म और स्वामित्व की महत्वपूर्ण निर्णय पर नियंत्रण कोई नहीं होता। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है जहाँ पे एकल स्वामित्व का व्यवसाय है, तो एकल स्वामित्व के व्यवसाय में पूछ रहा है कौन सा संबंधित है उससे। तो इसे सबको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी असीमित देनदारी होती है, ठीक। गैर सरकारी कंपनी की विशेषता कौन सी नहीं है, यानी क्या, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो ऐसे सिचुएशन में उसके विशेषता में क्या नहीं आएगी, स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व, रजिस्ट्रार के पास विवरण पत्रिका फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, होती है ये तो, सदस्य की देनदारी असीम है, ठीक, शेयर की स्वेच्छा से हस्तांतरण नहीं होता। तो
ये सबको पता है कि कंपनियों के केस में कंपनी और उसके मेंबर्स यानी क्या लिए सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। रजिस्ट्रार के पास ज़रूरत गवर्नमेंट कंपनी को नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है सदस्य की देनदारी असीम है। असीम मतलब क्या? असीम मतलब क्या? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये गलत बात है, ये हमारा क्या होगा? लिमिटेड ही होगा। इस वजह से ये सी ऑप्शन सही है। अब देखिए बिक्री बहियों में अधिक लिखे गए को कैसे सही किया जाएगा। अच्छा हाँ, मान लीजिए सेल किया 500 का 5000 लिख दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए निम्नलिखित खाते में डेबिट कर और बिक्री खाते को क्रेडिट लीजिए। अच्छा ये बताइए, हम सेल किए होंगे तो जनरल एंट्री बनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल बनी होगी। अब ऐसे में अगर हम और उस खाते को क्रेडिट कर देंगे तो सेल और बढ़ जाएगा। बिक्री खाते को डेबिट कर दिया जाए और निलंबित खाते को क्रेडिट, क्या ये सही होगा? रोकड़ खाते में डेबिट और बिक्री खाते में क्रेडिट, देखिए और क्रेडिट करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं गई है क्योंकि ये सेल हमारा ज़्यादा क्रेडिट है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमको अब सेल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, ताकि सेल हमारा क्या हो? रेक्टिफाई एंट्री, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफाई एंट्री पास करते थे, ठीक, या रिवर्स एंट्री कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो बिक्री खाते में डेबिट और रोकड़ खाते में क्रेडिट। बताइए अब आपको आंसर मिल गया होगा कि हमारा क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम रोकड़ खाते को ऑप्शन नंबर डी को चूज करते हैं, यानी क्या कि बी ए और बी ऑप्शन तो हम ए और सी ऑप्शन तो हमारा गया, बी और डी ऑप्शन से ही एक ऑप्शन सही है। तो ऐसे सिचुएशन में बिक्री खाते में डेबिट, निलंबित खाते में क्रेडिट। निलंबित खाते मतलब जिस खाते से हमने, जिस खाते को क्या किया है हमने, ठीक, जिस खाते को हमने क्या किया है, ज़्यादा कर दिया है, उस खाते को यानी निलंबित खाता, उसको क्रेडिट कर दिया जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक। तो इस ऑप्शन में हम आएंगे और ये ऑप्शन हमारा बी 72 का बी सही होगा। क्लियर? अब देखिए आप 73, सीमांत देयता वाली कंपनी वित्तीय वर्ष में 40 लाख की बिक्री की है। यदि परिवर्तित लागत 70% और फिक्स्ड लागत 8 लाख रुपए का है और 2 लाख रुपए का ब्याज है, तो इसके कर के पहले की कमाई क्या होगी? अच्छा एक चीज़ बताइए, 40 लाख रुपीज़ की सेल है, ठीक, 8 लाख रुपीज़ का इसमें क्या हो गया? 70% इसकी वेरिएबल कास्ट है, तो 70 कितना हो जाएगा? 28 लाख हो जाएगा 40 लाख का, और 8 लाख ये 36, 2 लाख का ब्याज है। तो कमाई क्या होगी टैक्स से पहले? ये बताइए, कर से पहले की कमाई क्या होगी? तो आप देखिए 7 चौक 28 और 8, 28 और 8, 28 8 36 और 2 लाख का ब्याज, 36 और 2 38। आप डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और 73 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 लाख। क्लियर? क्योंकि हमको पता है फिक्स्ड कास्ट वेरिएबल कास्ट दोनों दिया हुआ है, ठीक। वेरिएबल कास्ट को हम टोटल सेल पे ही कैलकुलेट करते हैं और ये हमारा 2 लाख का ब्याज भी है। तो टोटल काटने के बाद 2 लाख रुपए का जो आंसर है ये हमारा 73 का सी सही है। अब देखो 74 कह रहा क्या? 74 कह रहा क्या कि किसी बिक्री में परिवर्तन लागत के कारण प्रति शेयर कमाई परिवर्तनशील कहते हैं। यानी क्या? बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन के कारण, अगर शेयर की जो प्राइस है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ 74 में देखिए, वित्तीय उत्तोलन की डिग्री, प्रचालन उत्तोलन की डिग्री, लाभदायिता उत्तोलन की डिग्री और संयुक्त उत्तोलन की डिग्री। तो यहाँ 74 का क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक। तो हम लोग 74 का बी। अब देखिए हेनरी फ्योल प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए स्पिरिट डिकॉक्स ये हेनरी फ्योल का ही है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर संगठनात्मक हित की वारिता, ये भी हेनरी फ्योल के सिद्धांत ही हैं।
प्रबंध की एकता, मैनेजमेंट यूनिटी, ये तो है ही नहीं, डायरेक्शन ऑफ यूनिटी बस। यानी क्या, जो हेनरी फील्ड के प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, उन प्रिंसिपल में ये प्रबंध की एकता का जो सिद्धांत है ये नहीं है। ठीक, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखिए 76, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा विकास अभिकल्प और विपणन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों पर आधारित है, जो उनके विस्तार एवं आत्मनिर्भरता को स्वीकार करती है। कह रहा है कि विकास अभिकल्प यानी डिजाइन और विक्रम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों पर आधारित है, जो उनके विस्तार के। तो इसमें देखिए उत्पाद अवधारणा, विक्रय अवधारणा, सामाजिक विपणन की अवधारणा, समग्र विपणन की अवधारणा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा 76 का जो आंसर होगा वो होगा डी, समग्र विपणन की अवधारणा। सारी चीज़ों को जो बांटने की अवधारणा है उसकी बात कर रही है। अब इसके बाद देखिए 77, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या लक्ष्य है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो होती है वो क्यों होता है, तो नाम से इसके क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी उत्तरदायित्व लेखांकन सुनिश्चित करना कि गलत हो जाने पर प्रबंध को दंडित किया जाएगा। देखिए, अगर कुछ गलत हो जाए तो प्रबंध को दंडित किया जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यह सुनिश्चित करना कि लागत विशिष्ट प्रबंध की जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ ठीक, यही हमारा सही आंसर होना चाहिए। लागतों को कारोबार के सभी क्षेत्रों को आवंटित करना, ये तो होता ही है। विभागीय की लागतों को, ये तो प्रबंध मैनेजमेंट का काम होता है कि लागतों को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। इसलिए 77 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर। सामग्री विपणन का मुख्य संगठक क्या है? सारी चीज़ को जो बांटा जाता है उसका मुख्य संगठक क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो देखो, संबंध विपणन, एकीकरण विपणन, आंतरिक विपणन, सामाजिक रूप से उत्तरदायी विपणन। तो 78 क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वांगीण विपणन का मुख्य संगठक क्या नहीं है, तो 78 का क्या होगा? सी होगा, आंतरिक विपणन। आंतरिक विपणन ये सर्वांगीण विपणन के अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एक तरह से समझिए, जो आंतरिक वितरण होता है वो आपस की चीज़ें हैं। लक्ष्य विपणन में अंतिम सोपान है लक्ष्य विपणन यानी टारगेट विपणन में बाजार विश्लेषण करना, बाजार की अवस्थिति, बाजार का विखंडन, बाजार लक्ष्यीकरण। 79 का बी आंसर होगा। 80 में देखिए आप पूछा क्या, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें व्यवस्थित जोखिम परिवर्तनीय है, परंतु व्यवस्थित जोखिम गैर अपरिवर्तनीय है। व्यवस्थित जोखिम गैर परिवर्तनीय है, परंतु अव्यवस्थित जोखिम व्यय परिवर्तनीय है। व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित दोनों व्यय परिवर्तनीय है और गैर परिवर्तनीय है। तो इसमें पूछ रहा है क्या सत्य है, तो देखिए कह रहा है कि व्यवस्थित जोखिम जो है वो परिवर्तनीय है, व्यय परिवर्तनीय। तो 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है, जिसमें हमको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हुई, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 80 का जो बी आंसर है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है व्यवस्थित जोखिम गैर व्यवस्थित परिवर्तनीय है, परंतु अव्यवस्थित जोखिम व्यय परिवर्तनीय है। अब इसके बाद 21 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणात्मक सीमा क्षेत्र में नहीं आती? यानी क्या कि वो कौन सी वित्तीय संस्था है जो रिजर्व बैंक के निरीक्षण सीमा के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें आप बताइए, जैसे भारत में प्रचलित विदेशी वाणिज्यिक बैंक, जो विदेशी बैंक हैं जो भारत में परिचालित हो रही हैं, वो उनका निरीक्षण भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत होता है या नहीं? तो होता है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक से परमिशन लेते हैं। ठीक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी देखिए बैंक है, तो हम लोगों को पता है रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में भी बैंक है, दूसरे ऑप्शन में भी बैंक है, और तीसरे ऑप्शन में नहीं है, चौथे में है राज्य सहकारी बैंक। तो रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, इसलिए 81 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? म्यूचुअल फंड होगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड को सेबी
उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक, और वही उसको निरीक्षण करती है। चलिए, और यहाँ पे आइए आप, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए उत्पादन का संतुलन स्तर उस बिंदु पर होता है जहाँ, अच्छा एक चीज़ देखिए, ये हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसमें जहाँ पे MR इक्वल टू MC, MR इज़ ग्रेटर देन, MR इज़ लेस देन, और यहाँ पे MR इक्वल टू MC और MC में वृद्धि होना शुरू होती है। अच्छा हाँ, जहाँ पे मार्जिनल रेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाती है वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ये आंसर हमारा सही है, 82 का डी, ठीक। केंडाल की सुसंगति यानी क्रोकॉन्डेंस का गुणांक क्या परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए, आंकड़ों के दो या ज़्यादा समुच्चय के बीच अंतर परीक्षण, चरों के बीच संबंध का परीक्षण, दिए गए आंकड़ों में विचरण का परीक्षण, प्रतिदर्शों की यादृच्छिकता का परीक्षण, ठीक। तो केंडाल 83 का जो आंसर होगा, चरों के बीच संबंध का परीक्षण, ठीक। आहार, स्वास्थ्य तथा पोषण के बारे में उपभोक्ताओं की अभिवृत्ति एवं धारणाएं निम्नलिखित के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो 84 नंबर का ऑप्शन है आर्थिक, वातावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक। तो प्रकृति के अनुसार ही क्या होता है, आहार, स्वास्थ्य और पोषण की अभिवृत्तियां या धारणाएं प्रभावित होती हैं, ठीक। यदि ग्राहक ने बैंक के एक विशेष चेक को अस्वीकार करने या उसके भुगतान करने के लिए पत्र सुझाव दिए हैं तो यह पत्र क्या, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सॉरी इसके लिए। चलिए आइए 86 में आ जाइए। 90,000 ए की कैपिटल, बी की 85 है। ये हमारे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को आता भी होगा। ये इसके 90,000 और 85,000 है। अंशदान दिया हुआ है 3:2 में उनका रेशियो है। समझौता पुनर्मूल्यांकन के बाद यानी रीवैल्यूएशन के बाद ए की जो क्या पूंजी होगी, यदि 1,20,000 की मशीनरी 90,000 की हो जाती है और 45,000 के लेनदार 35,000 के। तो एक काम कीजिए, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने दिमाग में बनाएं तो हमको पता है कि लॉस को डेबिट और इसको क्रेडिट किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में 1,20,000 का 90,000 का हो गया यानी 30,000 रुपये की लॉस हो गई, और देनदार क्या हो गए 45 से 35 यानी 10,000 रुपये हमारे क्रेडिट साइड में। तो हमारा जो लॉस आएगा वो कितने की आएगी, 20,000, और उसको हम लोग बांटेंगे तो किस रेशियो में बटेगा, वो बटेगा 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो क्या हो जाएगा, 5 के बीच 4 हैं 12,000। तो यहाँ 12,000 रुपये डेबिट होगा ए। तो ए जब डेबिट होगा तो 12,000 और ए की कैपिटल कितने की है, 90,000 की। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, मैं इसको करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ठीक। तो अब देखिए आप, ये जो है, ठीक, यहाँ पे आएगा 30,000 रुपये, 30,000, ठीक, और यहाँ आएगा हमारा 10,000, ठीक। 20,000 का यहाँ आएगा हमारा लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्योंकि 3/5 और 2/5 में ये अमाउंट बटेगा, 2/5 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बताइए, ये 20,000 रुपये के लॉस को बांटेंगे तो 4 × 20 4 × 12,000 और इसको बटेगा 4 दूनी 8,000। तो यहाँ अगर 90,000 है ए का, हमसे ए का ही पूछा है, उसमें 12,000 रुपये अगर हम लॉस का एडजस्ट करेंगे, 1 मिनट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 78,000, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके 90,000 रुपीज़ थे। अगर उसके कैपिटल अकाउंट की बात करें तो 90, यहाँ 12,000 का अगर हम ये क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस चढ़ाते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो ये 78,000 उसके बैंक बैलेंस में बचेगा। और यही हमसे हमारे क्वेश्चन में क्या किया था, पूछा था, ठीक। तो एक काम कीजिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक तो बहुत कम देखने को मिले हैं। हाँ, और ये आते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यानी हमने इस आंसर को क्या कहा, मैंने बताया कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 78,000। क्लियर। 87 देखो, 87 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के कारोबार व विधियक वातावरण का तत्व नहीं है। निम्नलिखित कारोबार एवं विधियक, तो देखो औषध एवं श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम 1940, ये 87 ये कारोबार में आता है। खाद्य मिश्रण निरोध अधिनियम 1954, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार एवं प्रथाएं अधिनियम 1969। तो इसमें औसत तो आयुष मंत्रालय, खाद्य ये फूड और सेफ्टी के, तो इस वजह से ये खाद्य इससे आता है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक ये भी हमारे कारोबार में नहीं आता, यानी बी और सी, यानी आंसर क्या होगा, तो 87 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब देखिए 88, निर्णय की समस्या जिसमें 4 संभावित वैकल्पिक निर्णय और 6 संभावित स्थितियां हैं, पे ऑफ टेबल में क्या समाविष्ट होगी। तो पे ऑफ टेबल में 4 ही होते हैं, यहाँ पे 6 संभावित स्थितियाँ दिया हुआ है। तो 4 संभावित विकल्पों में से जो हमारा 88 का आंसर होगा ये 24 पे ऑफ होगा, क्योंकि देखो 4 संभावित वैकल्पिक निर्णय हैं और 6 लोग हैं, तो 6 चौके 24, तो यहाँ पे हमारा जो होगा ये 24 पे ऑफ। 88 का सी, 6 × 4 करेंगे तो ये हमारा 24 ही होगा। क्लियर। अब इसमें देखिए आप, अब जो है हमारा आएगा क्या, तो अब हमारा आएगा ये 89 नंबर, और 89 नंबर में भारत में बही खाता किस वर्ष। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप जल्दी से अपने आंसर को खुद से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक, तो ये 89 का ए है। अब 89 1995 में सबसे पहले क्या किया गया था, 1995 में बही खाता विधि को स्टार्ट किया गया था। अब देखिए 90 नंबर, प्राथमिक मंडी के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, प्राथमिक मंडी, तो यहाँ निवेशक प्रतिभूतियों को पूरे साल बेच, प्राथमिक मंडी आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पढ़ते ही पता चल गया, पहले से प्रतिभूतियों की संबंधित यह निगमित संसार को सीधे फंड प्रदान करती है। भौतिक अस्तित्व, यानी क्या जो प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट है उसमें प्राइमरी मार्केट के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही है। तो सबको पता है कि इसमें पूरे साल ये सेकेंडरी मार्केट में प्रतिभूतियों को बेचा और ख़रीदा जाता है। ठीक है, और पहले से निवेदित, पहले से यानी एग्जिस्टिंग, तो प्राइमरी मार्केट में नए सिक्योरिटी को बेचा जाता है, नए प्रतिभूतियों को। तो इसलिए यहाँ पे निगमित यानी जो भी कॉरपोरेट हैं तो उनको कॉरपोरेट्स एंटिटीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली फंड प्रोवाइड की जाती है। तो इसका 90 का क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन होगा। ठीक, वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा न लेंगे, आपके पास भी समय कम है। मुद्रास्फीति लेखांकन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो कर अधिकारी इसको नहीं मानते, कभी कभी इसका परिणाम मनमाने मुनाफे निकलते हैं इसके परिणाम से। कभी कभी वित्तीय विवरण अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हाँ हो जाता है, और कुछ समय के बाद अंकों की तुलना आसान नहीं की जा सकती। अब बताएं 91 का क्या होगा, तो 91 का डी ऑप्शन होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद अंकों की तुलना आपस में नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्फ्लेशन होता रहता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ये बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया, कोई बताएगा। तो चलिए आप सबको पता होगा, 92 का डी होगा ऑप्शन, क्या होगा 1986, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
82, ठीक, 86, सॉरी 86, क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला गया है, किसी भी हालत में साझेदारी फर्म को अनिवार्य रूप से न्यायालय विघटित नहीं करता। अच्छा हाँ, कोर्ट के द्वारा जो साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन होता है वो किस संबंध में नहीं किया जाएगा, पूछ रहा है, नहीं किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा वर्ड को। तो कह रहा है साझेदारों के द्वारा समझौते का निरंतर उल्लंघन अगर हो रहा है तो कोर्ट क्या इसको ख़त्म कर दी जाएगी? नहीं। कानून में परिवर्तन की वजह से कारोबार अवैध बन गया तो वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। कारोबार के निरंतर विशाल नुकसान, ये तो पार्टनर्स के ऊपर होता है कि अगर उनको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्या ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें, बंद करें या चालू करें। 3 साझेदारों में से किसी एक की रिटायरमेंट होने पे कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी ये ऊपर जो तीनों ऑप्शन है उन सिचुएशन में विघटित किया जा सकता है, लेकिन चौथे सिचुएशन में नहीं किया जाएगा विघटित, ठीक। तो ये हमारा 93 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। यानी कि देख रहे हैं इधर पहले पिछले 3 क्वेश्चंस के लगातार 91, 92, 93 तीनों के डी ऑप्शन सही आ रहे हैं। अब देखिए 94, कौन सा प्रत्याशाओं पर आधारित नहीं है? अच्छा, प्रत्याशाओं पर आधारित नहीं है, प्रोबेबिलिटी, उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य, बचाए हुए माल का मूल्य। तो उपयोगी जीवन तो प्रत्याशा ही होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि आज प्रोडक्ट खरीदें तो 4 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। अवशिष्ट मूल्य इतने का बचेगा, ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी होती है। ऐतिहासिक मूल्य हिस्टोरिकल कॉस्ट, और बचाए हुए मूल्य, तो बचाए हुए मूल्य का जो माल होता है वो सर्टेन होता है, लेकिन जो वो सर्टेन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे होती है। वो कितने में बिकेगा, उसका रेट कम होगा या अधिक होगा, उसकी कोई, तो इसलिए इसमें प्रत्याशाओं पे आधारित नहीं जो है वो होगा ऐतिहासिक मूल्य, क्योंकि हम कितना पैसा दे के किस चीज़ को परचेस किए हैं या सेल किए हैं, उसके ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कास्ट क्या रही है हमको पता होता है, ठीक। 95 में देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए की परिसंपत्ति 3 साल बाद सीधे हरास मूल्य के अधीन घटा के 76,000 हो रही है। तो अभी इसे तो नहीं मालूम है, लेकिन सीधे अगर मान लीजिए एक एजम्पशन हम ले लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक। अगर हमसे ये पूछा होगा कि हरास का दर क्या होगा या हरास की मूल्य क्या होगी, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 साल का हरास सीधे मूल्य से काटा गया है, तो मूल्य का, मशीन का मूल्य घटकर 76,000 हो गया। तो माइनस कर लेंगे, 1 लाख में से 76,000 आएगा 24,000, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 पर ईयर हरास आ रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉरी मुझे पता नहीं है कि क्या एक्चुअली में पूछा है, दिख नहीं रहा है। 79, वितरण तंत्र जिसे बाजार तंत्र कहा जाता है, यानी मार्केट, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वितरण चैनल, माल सूची, परिवहन, माल गोदाम। 77, तो वितरण चैनल, ये जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के अंदर, ये क्योंकि ये पहले ही सम्मिलित, ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि माल की सूची जो है वो वितरण लिस्ट में जाती है, परिवहन भी सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए, माल गोदाम भी चाहिए, लेकिन वितरण चैनल ये तो पहले से ही डिफाइन होता है कि हमको प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल करना है, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल क्या क्या होते हैं तो हम लोगों को पता है, होलसेलर, रिटेलर, और ये मतलब डायरेक्ट होता है, और ये होता है होलसेलर रिटेलर के थ्रू होता है, ये हमारा वितरण चैनल ही होता है। बैंकिंग नियमन के अधिनियम धारा 37 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा ऋण स्थगन आदेश अधिकतम कुल कितनी बार के लिए जारी किया जा सकता है? तो ये इसमें बताइए, उच्च न्यायालय द्वारा ऋण स्थगन के आदेश के मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 98 का 6 महीने के लिए होता है, बी ऑप्शन सही है। अब आप देखिए 99, किस प्रकार की फुटकर दुकानों की प्रचलन लागत प्राय उच्चतम होती है? हाँ, तो बताइए किस रिटेल स्टोर को चलाने का जो खर्च है ये समझो बहुत ज़्यादा होगा। डिपार्टमेंट स्टोर, सुपर मार्केटिंग चैन या कोऑपरेटिव? तो कोऑपरेटिव सबसे सस्ता होता है, हम सबको पता है। यहाँ उच्चतम की बात कर रही है तो 99 में डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर मार्केट तो एक ही जगह होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो पूरे अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ड्स वी कैन से दैट होता है, तो इसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो 99 का ए होगा। और 100, क्वेश्चन नंबर 100, आयातित वस्तुओं के मूल्य पर लगाए जाने वाले शुल्क क्या कहलाता है? तो ऐसे सिचुएशन में 100 नंबर का यथा शुल्क मुल्क बोला जाता है।
यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है 100 नंबर का ये दिया हुआ है, यथा शुल्क मूल्य। देखिए भाइयों, ये मैंने सारी चीज़ों आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक बार आप खुद से इन चीज़ों को ये क्वेश्चन पेपर 2015 का था, मैंने पहले ही आपको बताया, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और इसके आंसर जो है मैंने इसी के अकॉर्डिंग बस एक्सप्लेन करने की, आपको इसी में इंक्लूडेड थे, मैंने एक्सप्लेन करने की बस एक कोशिश की हुई है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।